तो हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे आज के लेक्चर में। मेरा नाम देव सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस, सेल ऑर्गेनेलीज और उनके गोल्गी एपरेटस एंड एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले शुरू करते हैं आपके डिफरेंस से। देखो, चैप्टर हमारा चल रहा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी सेल। सिंपल से अगर कोई पूछे भाई कौन सा चैप्टर है, सेल। ठीक है, मार्क चेंज कर लेते हैं तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट। भैया ये बताइए आप कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है और यूकैरियोटिक सेल होता है, इसके बीच में डिफरेंस जो आप बता रहे हो, ये आप क्यों बता रहे हो? अब देख भाई, मैं इसलिए तेरे को बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है पेपरों में। और यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल कैसे, किस बेसिस पे डिफाइंड होते हैं? तेरे न्यूक्लियस के बेसिस पे इनका डिफरेंशिएशन किया जाता है। यानी अगर मैं तुझसे पूछूं कि तू मेल है और जो एक लड़की है कोई और वो फीमेल है, तो तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे? कैसे करोगे डिफरेंशिएट? बताओ, कमेंट में लिखो कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि वो जो मेरे साइड में कोई नया व्यक्ति खड़ा है, अलग व्यक्ति खड़ा है, वो लड़का है या लड़की है। बताओ, सोच लिया? तो हम जो मेन तरीके से मेजर करते हैं, मेरे को पता है आपका बहुत गंदा दिमाग है, तो वो होते हैं हार्मोन्स। हम हार्मोन्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं मेल और फीमेल को। ठीक है, तो ऐसे जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं किस बेसिस पे? न्यूक्लियस के बेसिस पे। ठीक है, तो आइए पहले डिफरेंस लिख लेते हैं। आपके नोट्स बनाए हैं बहुत शानदार, उनमें से लिख लेते हैं एक एक करके सारे डिफरेंस को। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं आपके, वो स्मॉल इन साइज होते हैं। वहीं बात करें आपकी यूकैरियोटिक सेल की, वो लार्ज इन साइज होते हैं। किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसके कंपैरिजन में बड़े होते हैं ये सेल। ठीक है, अब आते हैं सेकंड चीज पे। आज ये मेरा बाल बार उठ रहा है, नीचे नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सेकंड, आपका जो क्या बोल रहा है कि मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। ठीक है, सेकंड, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। थर्ड, सिंगल क्रोमोसोम होते हैं इसमें, सिंगल क्रोमोसोम होता है इसमें, ये बोलना चाहिए। ठीक है, और थर्ड, वन एंड मोर क्रोमोसोम। ठीक है, फोर्थ, और जिसका जो इसका मेन पार्ट है, क्या होता है वो? इसमें न्यूक्लियर रीजन जो होता है डिफाइंड नहीं होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियर रीजन इज नॉट डिफाइंड which is called nucleoid. The nuclear region is very well defined of and in separated। अच्छा ठीक है, nuclear region is defined
डिफाइंड इन फॉर्म ऑफ सेपरेट मेम्ब्रेन, या फिर अगर मैं आपको बताऊं उसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर रीजन इज डिफाइंड विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। बस मैंने इसमें तो थोड़ी लाइन खा गया हूँ, वो पता क्या है कि न्यूक्लियर रीजन इज डिफाइंड विच इज़ ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, पर वो मैंने पहले ही यहाँ लिख दिया है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, तो मैंने वो कैंसिल कर दी लाइन। ठीक है, इसी के साथ ये आपके जो डिफरेंस होते हैं, लाइन सीधी नहीं खींची, एक और बार ट्राई मारते हैं, इस बार उल्टा चलते हैं। ये भी आवाज़ करता है भाई। तो देखो हैं, बताओ हंसी आ रही है, ऐसी बातों पे हंसी आ रही है, आवाज़ आ रही है उसकी हंसी आ गई। देखो हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल हैं, इन दोनों के बीच में मैं आपको डिफरेंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल आपको न्यूक्लियस पढ़ाया था। बहुत बच्चे बोल रहे थे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में कुछ ऐसी बातें थी भैया जो आपने नहीं बताई, तो वो मैं बता दे रहा हूँ कि न्यूक्लियस के बेसिस पे दो तरीके के सेल डिफाइन किए जाते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, साइज में स्मॉल होता है, भाई जो यूकैरियोटिक होता है वो लार्जर इन साइज होता है कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक, यानी उससे अगर उसको देखा जाए, जैसे मैं हूँ और दूसरा एक इंसान है, चिंटू है, चिंटू बेटा है, चिंटू प्यारा है, चिंटू कोडिंग वाला चिंटू होता है ना, कोड विद वाला, तो वो चिंटू है, एक गाल पे दे उसके चिंटू है, तो वो इतना साइज में, मैं इतना हूँ, तो वो एक तरीके से वो क्या हो गया, वो प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, मैं यूकैरियोटिक सेल हो गया, मैं लंबा हूँ हैं। वही क्या होता है, जो चिंटू है, चिंटू जो नंगा डोलता रहता है, मतलब कपड़े वपड़े नहीं पहनता है, घर में उत्पात मचाता रहता है, वही मैं हूँ। मैं थोड़ा सज्जन आदमी हूँ, कपड़े वपड़े पहन के अच्छे से रहता हूँ घर में, थोड़ा व्यवस्थित तरीके से। तो एक तरीके से क्या हुआ, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं और इसमें प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड भैया ये, तो मैंने तेरे को ये एग्जांपल दिया था, मेम्ब्रेन बाउंड है, तो एक तरीके से समझ, तो कपड़ा है मेरा, इसको मेम्ब्रेन समझ ले, तो कपड़ा नहीं, सॉरी, जो मेरा अंदर शरीर है वो मेरा मेम्ब्रेन हो गया, और एक बाउंड है, यानी एक तरीके से कवर्ड है, बाउंडेड है, तो वो मेरे कपड़ों से एक समझ ले बाउंडेड हो गया। वही मेरा चिंटू जो है वो बिना कपड़ों के डोल रहा है, नंगा डोल रहा है, तो क्या हो गया, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। और वहीं ऑर्गेनेली की बात करी जाए, ऑर्गेनेली के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पर मैंने इसका रफ आइडिया आपको पहले दे चुका हूँ। ऑर्गेनेली का मतलब कुछ नहीं है, कुछ ऐसी कंपोनेंट होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो हेल्प करती हैं सेल को फंक्शनिंग करने में, उनको सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, बस। ठीक है, अब चिंटू जो है अब ये कैसे बताऊँ, हाँ, चिंटू के पास जैसे एक मोबाइल है, वो एक मोबाइल से लगा रहता है, और मेरे पास 3 4 5 6 7 8 10 11 बहुत सारे फ़ोन्स हैं, वैसे असली में नहीं है, बस एग्जांपल के लिए। तो उसको क्या बोल दिया मैंने, उसके उसके पास जो फ़ोन थे मैंने उसको क्रोमोसोम बोल दिया, तो उसके पास एक फ़ोन है, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन हैं। अब क्रोमोसोम के बारे में आपको बता चुका हूँ, क्रोमोसोम क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्म होती है आपकी डीएनए की, यानी डीएनए पैटर्न को अगर मैं बहुत सारे डीएनए को इकट्ठा करके एक पैटर्न में स्टोर कर दूं, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। अब मैं बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट डिफाइंड विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियर रीजन इज डिफाइंड विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब एक तरीके से क्या होता है, एक न्यूक्लियर रीजन होता है, हर सेल में एक न्यूक्लियर रीजन होता है, यानी मिडल वाला पार्ट आपका, जिसमें काम होता है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। चिंटू है, चिंटू के पास एक खिलौना है, पर उसको मालूम नहीं कि उसका काम क्या है। मेरे पास भी एक खिलौना है, पर उसका मेरे को मालूम है कि उसका काम क्या है और वो क्या चीज़ कर सकता है। उसका जो खिलौना है वो डिफाइंड ही नहीं है, मेरा खिलौना डिफाइंड है, तो एक तरीके से हमारा जो खिलौना है वो इधर न्यूक्लियस की तरह काम करता है, न्यूक्लियर रीजन की तरह काम करता है। वहीं उसका न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और वहीं मेरे यहाँ न्यूक्लियस डिफाइंड होता है और बाउंडेड होता है और एक तरीके से फंक्शनिंग कर रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। यानी अगर आपसे कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछे कि भाई बेसिक डिफरेंस बता दे, बस तू मुझे एक मेन डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में तू बोल देना बस, कि भाई प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जिसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसका डिफाइंड नहीं होता है। वहीं यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। बस, आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। नहीं आया तो देख लेना भाई समझ में, फिर से देखो रिपीट करके,
और नहीं आ रहा तो फिर से बताएंगे, फिर से कमेंट कर दो ना, ठीक है। ये हो गया होगा, चलो आगे चलते हैं लिख लिया ना, ठीक है चलो आ जाओ। क्या है सचिन में, लपूजा सचिन। 2023 खत्म होने को आ गई है, 2023 खत्म होने को आ गई है। शायद ये वीडियो आपको जनवरी में मिले, पर मैं कोशिश करूँगा कि दिसंबर में डाल दूँ कैसे ना कैसे करके। अभी टाइम है तो कर दिया जाए, अभी ना अभी, और जल्दी से आपकी चीज़ें भी अपलोड कर दी जाए। आपका सिलेबस जल्दी ही हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया से। सुशील सर 6th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, मैं 5th पढ़ा रहा हूँ आपको। जल्दी से मेरे को बस बायोलॉजी आपकी ख़त्म करवानी है, क्योंकि बायोलॉजी का मेन थ्योरी पार्ट है, इसको आपको बहुत रटना पड़ेगा। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सीधी सच्चाई बोलता हूँ, ठीक है। इसको आपको रटना ही पड़ेगा। समझने का बायोलॉजी में बहुत ही कम स्कोप है। या तो आप क्या कर रहे हो, उसको बिल्कुल डीप तरीके से पढ़ रहे हो। आप जैसे आपने मेरा वीडियो देखा, वीडियो देख के समझ रहे हो, एस चंद भी पढ़ रहे हो, आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग लगा रहे हो, टीचर क्या बोल रही क्लास में उसको भी समझ रहे हो, बिल्कुल बहुत टॉप से समझ आएगा, डीप में समझ आएगा। वही क्या कर रहे हो, अगर आपको बस ये करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल वीडियो देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, नोट्स को बार बार देखते जा रहे हो, बस सिंपल, कुछ नहीं, ठीक है। वही रटना है एक तरीके से, ठीक है। झूठ नहीं बोलने का, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, सच्चाई बोलनी है भाई, हैं। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। तो सेल ऑर्गेनेली की मैं बस इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन बताऊंगा आपको, हैं, और डेफिनेशन लिखवाऊंगा, सॉरी, और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनेलीज, जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर विच डिफरेंट फंक्शन इन सेल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। यानी एक तरीके से क्या हो रहा है कि मैंने ना घर में क्या है, मेरे घर में बहुत सारी किचन में चीज़ें होती हैं। अब किचन है, किचन को आप यूँ समझ लो, किचन मेरा सेल हो गया एक तरीके से पूरा। उसके अंदर मेरे किचन के अंदर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे गैस हुई, गैस स्टोव, मेरी गैस हुई, और गैस स्टोव हुई यानी आपका जो मेन जिस पे आप खाना पकाते हो, इंडक्शन हुआ, मिक्सी हुई, ये सब जो चीज़ें होती हैं इनका एक अलग अलग काम है। ऐसे जो सेल होता है ना, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड यानी एक तरीके से वो पैक्ड होते हैं, एक डिफाइंड स्टेप में पैक्ड होते हैं स्ट्रक्चर विच डू डिफरेंट फंक्शन इन सेल्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। यानी डिफरेंट फंक्शन का क्या मतलब है, डिफरेंट फंक्शन का ये मतलब है कि वो अपना अपना अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे किचन में अगर मैं गैस स्टोव की बात करूं तो गर्म करने, इंडक्शन की बात करूं किसी चीज़ को गर्म करने का काम आता है। अगर मैं मिक्सी से बोलूँगा कि भाई मिक्सी तू गैस का काम कर ले, या फिर मिक्सी से मैं कैसे सब्जी गर्म कर रहा हूँ, कोई दूध गर्म कर रहा हूँ, भाई नहीं होगी ना, क्योंकि उसका काम डिफाइंड है। ऐसी जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है ना, इनका भी काम डिफाइंड होता है। एक चीज़ अगर ये है तो दूसरी चीज़ का काम ये होगा। एग्जाम्पल के लिए होती है एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम, गोल्गी अपरेटस और एस्ट्रेक्ट्रा, यानी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। उसको मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल्स में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं आपके
सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर डीप डाइव करते हैं, ठीक है। और देखो आज मैं आपको सिर्फ सेल ऑर्गेनेल्स में एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम और आपका एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम हो गया और गोल्गी अपरेटस, लाइजोसोम्स में आपको बाद में पढ़ाऊंगा। और जो सारी सेल ऑर्गेनेल्स में आपको पढ़ाने के बाद आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक, या फिर शॉर्ट ट्रिक क्या, मैं आपको बेसिक सा एक आइडिया दूंगा कि अगर आपके पेपर में सेल का डायग्राम आता है बनाने को, एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों को कैसे डिफरेंटली बनाना है, दिमाग सोच समझ के, उसका वीडियो अगली या उसके बाद वाले लेक्चर में आएगा, ठीक है। तो तैयार रहना, ठीक है, थोड़ा फोकस्ड रहना। चलिए आइए अब बात करते हैं आपकी एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम। इसको मैं फर्स्ट डाल देता हूँ क्योंकि पहली आपकी सेल ऑर्गेनेल है। या देखो एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम की बेसिक डेफिनेशन देखो पहले तो क्या होती है। लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट, यानी एक तरीके से मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी कुछ ऐसी लंबी लंबी शीट्स टाइप की या लंबे लंबे ट्यूब्स होंगे जो एक डिफाइंड होंगे, ठीक है। और वो ठीक है, एक तरीके से ये होगा आपका स्ट्रक्चर। एक तरीके से एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम की डेफिनेशन नहीं है अभी, ये सिर्फ उसका स्ट्रक्चर है कि कैसा स्ट्रक्चर होने वाला है। लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीके से इसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं आपकी कि टाइप्स क्या होते हैं, और टाइप्स के अंदर ही मैं फंक्शनैलिटी बताऊंगा, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी यहाँ आ गई। फंक्शनैलिटी का मतलब मैंने उसकी डेफिनेशन आपको बता दी, ठीक है। तो टाइप्स बताते हैं। अब दो टाइप होते हैं, क्या हो गया भाई, हाँ, टाइप्स ऑफ ER एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं जिससे थोड़ा अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो लिखते हैं इधर, एक तो है, पहला है रफ एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम, और इधर होगा आपका स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम। ठीक है, ये हो गया आपके दो टाइप्स के एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम। अब देखिए, अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या काम होते हैं, ठीक है। पहली चीज़, कंटेन राइबोसोम्स, कॉमा, which are the sites of protein production, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट
प्रोटीन्स बाय, ठीक है। और इसकी बात करते हैं अब, क्या बोल रहा है ये, सबको समझाऊंगा भाई, डरो मत, या फिर स्किप कर दो आगे वीडियो, अभी मैं लिख रहा हूँ, आगे कर दो बोले स्किप, उसमें आपको दिख जाएगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है अब, ठीक है, पूरा लिख दिया मैंने, अब समझो। रफ एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम यानी RER एक तरीके से शॉर्ट में, कंटेन्स राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आपके एक मैन्युफैक्चरिंग साइट्स होती है प्रोटीन की, यानी राइबोसोम्स के अंदर आपका प्रोटीन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन बाय ER, ठीक है। इनका काम कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वही है। वहीं क्या स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम का क्या काम होता है, ये मैन्युफैक्चर करता है फैट्स, लिपिड्स और इनको, और हेल्प इन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग मेम्ब्रेन। और जो मेम्ब्रेन होती है ना आपकी, मेम्ब्रेन्स जो बाउंड्रीज होती हैं, या फिर नहीं सॉरी, मेम्ब्रेन आपकी एक तरीके शीट सी हो गई, या लिक्विड टाइप मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, विच उनको रिपेयरिंग या बिल्डिंग में काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस इसको क्यों बोला है, क्योंकि ये बायोलॉजी है, एक तो बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर सेल के अंदर काम हो रहा है बायो, और जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन, यानी मतलब एक तरीके से सही हो रहा है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, इज टू ट्रांसपोर्ट लिपिड फैट्स एक्सेट्रा, यानी इसका भी काम क्या है, कुछ नहीं है, यही जो चीज़ ये बना रहा है इसको ट्रांसपोर्ट करना है, और इसमें जो ये चीज़ बना रहा है इसको अपनी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है। अब इसमें क्या है, डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन एनिमल सेल। इसका एक और काम क्या है कि जो पॉइजन्स होते हैं ना, या फिर ड्रग्स होते हैं एक तरीके से, उनको क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं एनिमल सेल में। अच्छा, यानी एक तरीके से अगर मेरा सेल है, उसके अंदर मेरी कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ आ गई गलती से, या फिर उसके अंदर प्रोड्यूस हो गई, तो एक तरीके से क्या करेंगे, उसको प्योरीफाई करने में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम, ठीक है। सॉरी। तो इसी के साथ आपका एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम यही बस समाप्त होता है। अब आगे चलते हैं, आपका लास्ट टॉपिक। तो लास्ट टॉपिक में देखिए, आपके सुशील सर हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए। तो आगे चलते हैं, अब पढ़ाते हैं आपको, हम क्या पढ़ा रहे हैं। एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम तो खत्म है, बच्चे बोल रहे हैं भैया इतनी बड़ी, इतनी जल्दी। नहीं भाई, मैं तेरे को नीट का थोड़ी पढ़ाना, सॉरी, नीट का थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मतलब NCERT तो पढ़ा रहा हूँ, तो NCERT में तो इतना ही है, ठीक है। तो
इसी के साथ हटाओ इसे, यहाँ से यहाँ तक पूरा। और अब आगे चलते हैं, क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है, पीछे पीछे क्या बात हो रही है। कहाँ बैठे हो टक्कर में, कोई नहीं, क्या बोलते हैं, आज ही सुना था भाई यूट्यूब पे मैंने कहीं, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, कहाँ बैठे हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में है। इसी के साथ हमारा मार्कर भी दम तोड़ रहा है हमारे साथ, है हमारे साथ ऐसे ना करो सनम, हैं। तो आइए एक बार अच्छे से मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ आपको पूरी, और उसके बाद आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो लिखते हैं पहले। आइए अब आपका आखिरी टॉपिक, चलिए शुरू करते हैं। देखो, कोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैट एंड सैक्स व्हिच पैरेलली अरेंज्ड इन सैक्स कॉल्ड सिस्टर्न। कुछ नहीं याद रखना है, अगर कोई पूछे गोल्गी एपरेटस कैसे बना होता है, कुछ नहीं बोल देना है, एक आपके सैक्स होते हैं, फ्लैट एंड सैक्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, कुछ नहीं है, या फ्लैटेंड ऐसे सैक्स बोल देना, या फिर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स बोल देना। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स यानी एक तरीके से आपके स्ट्रक्चर ऐसे जो मैंने यहाँ बना रखे हैं, और अगर इनको मैं पैरेलली अरेंज कर देता हूँ तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्न। तो गोल्गी एपरेटर इससे बना होता है। अब गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है सेल में, इट स्टोर, मॉडिफाई and do packaging of product from complex structure to vesicles. It also involve in the formation of lysosomes. ये एक सेल का ऑर्गेनेली होती है जो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, इसकी फॉर्मेशन में काम आता है। और दूसरा क्या होता है, ये मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई एंड डू पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टू वेसिकल। यानी एक तरीके से अगर मेरा कॉम्प्लेक्स शुगर प्रेजेंट है तो इसको क्या करेगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और किस में कर देगा, वेसिकल्स में। वेसिकल्स यानी क्या होता है, वेसिकल्स यानी आपके जो एक तरीके से जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं,
बिल्कुल सिंपलर फॉर्म होती है, उसको मतलब पैकेट्स में ये बांट देगा, सेक्स फ्लैटेंड सेक्स में बांट देगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये इसकी फंक्शनिंग, ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी इसकी फंक्शनिंग। नहीं आई होगी तो बता दीजिएगा, फिर से बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसी के साथ आपका लेक्चर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए, और आप सभी को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत नमस्कार और राधे राधे, बाय।